गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 18 और 19 नवंबर को G20 समिट ब्राज़ील के रियो दी जेनेरियो शहर में संपन्न हुआ, है ना। इस साल G20 समिट यानी G20 समिट 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील कर रहा है ना। और इस साल का जो G20 समिट है वो 19वें नंबर का है, यानी 19th है। आपको बता दें कि जो लीडर समिट होता है जो कि अभी हाल ही में 18-19 नवंबर को संपन्न हुआ, कंडक्ट हुआ रियो दी जेनेरियो में, उसे लीडर समिट कहते हैं। और ये लीडर समिट जो होता है वो G20 के पूरे एक साल के प्रोसेस को या जो भी मिनिस्ट्रियल मीटिंग या वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग होती है उसमें जो भी वर्क हुआ है उस पूरे प्रोसेस का क्लाइमेक्स है। यानी G20 का जो प्रोसेस है वो पूरे एक वर्ष चलता है ना। अब पूरे वर्ष में कई सारे मिनिस्ट्रियल मीटिंग होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स के मीटिंग होते हैं और इंगेजमेंट ग्रुप्स के मीटिंग होते हैं। और इन मीटिंग्स में जो भी डिसीजन होता है, जो भी वर्क किया जाता है, जो भी वर्क कैरिड किया जाता है, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, उन सभी डिसीजंस और वर्क का ये क्लाइमेक्स होता है G20 समिट, है ना, लीडर समिट, जो कि अंत में जिसे कंडक्ट कराया जाता है, जो कि 18 और 19 नवंबर को हुआ है। G20 adopts a leader declaration at the conclusion of the summit that states leaders' commitment towards the priorities discussed and agreed upon during the ministerial and working group meeting। यानी जो लीडर समिट होता है लास्ट में G20 का, ये पूरा प्रोसेस एंड होता है नवंबर में और फिर दिसंबर से किसी नए देश को उसकी अध्यक्षता दी जाती है, प्रेसिडेंसी दी जाती है ना। और ये पूरा जो प्रोसेस है एक वर्ष का, है ना, वो एंड होता है लीडर समिट के साथ, जो कि 18 और 19 नवंबर को इस साल हुआ है। तो लीडर समिट में कुछ कंक्लूजन निकाला जाता है, कुछ कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है, डिसीजन के कंक्लूजन पे। और उस कंक्लूजन का अर्थ होता है, उस समिट के कंक्लूजन का अर्थ होता है कि लीडर्स ने जो भी डिस्कशन हुआ है मिनिस्ट्रियल और वर्किंग ग्रुप के मीटिंग में, उस डिसीजन के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाए हैं, है ना। तो लीडर समिट में जो भी कंक्लूजन निकलता है उसका अर्थ होता है कि साल भर जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो डिसीजन लिया गया, जो भी वर्क किया गया, जो भी प्रायोरिटीज़ एरिया डिस्कस किए गए, उन सब पर लीडर्स का, यानी G20 के जितने भी मेंबर्स देश हैं उनके लीडर्स का कमिटमेंट है। तो इस साल 2024 का जो समिट था G20 का, उसका थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो ये थीम याद रखना है आपको, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। जो समिट है वो 19 मेंबर्स कंट्री ने इसे अटेंड किया, साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है। यानी टोटल अगर देखें तो 21 एंटिटीज़ हैं, 21 ऑर्गेनाइजेशन है, 19 जो है मेंबर कंट्रीज़ हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है, जो सबसे लेटेस्ट G20 में शामिल हुआ है, अफ्रीकन यूनियन। 19 कंट्रीज़ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके एंड द US शामिल है। इस साल की प्रेसिडेंसी, मतलब कि 1 दिसंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक की जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास है ना। और जो G20 समिट जो 2024 है वो कंक्लूड हुआ है 19 तारीख को रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन के साथ। यानी लीडर समिट जो होता है उसके अंत में एक डिक्लेरेशन होता है ना, जिसे लीडर्स डिक्लेरेशन कहते हैं या समिट डिक्लेरेशन कहते हैं। और जहाँ पे ये कंडक्ट होता है उसके नाम पे डिक्लेरेशन का नाम रखा जाता है। तो इस साल रियो डी जेनेरियो में ये कंडक्ट हुआ है G20 का मीटिंग समिट, तो इसीलिए इस डिक्लेरेशन का नाम है रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रियो दी जेनेरियो जो डिक्लेरेशन है G20 का, उसका एम क्या है? उसका एम है जितने भी मेजर ग्लोबल चैलेंजेज है उनको एड्रेस करना
और साथ ही साथ जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो सोशल क्राइसिस हो। जैसे अगर पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, इजराइल फिलिस्तीन वॉर, इजराइल हमास वॉर जो आप देख सकते हैं, इसमें ईरान भी इन्वॉल्व है ना। और इसके अलावा अगर इकोनॉमिक क्राइसिस देखें तो इकोनॉमिक क्राइसिस में आपका जो स्टैग्नेशन है, स्टैग्नेशन की समस्या है, या फिर आईटी सेक्टर्स में जो स्लो डाउन हुआ है उसकी समस्या है, या फिर हंगर और पॉवर्टी की समस्या है। ये सारी समस्याओं और चैलेंजेस को ये G20 का जो डिक्लेरेशन है रियो डी जेनेरियो, उसका लक्ष्य है उसको एड्रेस करना और स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना। तो ये हमारा G20 जो डिक्लेरेशन हुआ है रियो डी जेनेरियो, उसका एम है। थीम क्या था इस साल का? थीम था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो डिक्लेरेशन हुआ है रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन है ना, जो कि 2024 के G20 समिट का डिक्लेरेशन है, उसके हाईलाइट्स क्या है? देखिए, ये जो समिट था वो तीन प्रायोरिटीज एरिया पे फोकस था। फर्स्ट प्रायोरिटी थी सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। सोशल इंक्लूजन का अर्थ होता है कि वैसे सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का वह भाग जो सोसाइटी में है ना, जिनको सोशल स्टेटस नहीं मिला हुआ है, या जिन्हें इक्वालिटी जो सोशल रिसोर्सेस है उनका एक्सेस उन तक अभी तक नहीं गया है, और सोसाइटी बेसिस पे वो वनरेबल ग्रुप्स हैं। तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी ये लॉन्च किया गया है। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, है ना। ग्लोबल कोलिशन फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन, इस पे फोकस किया गया है। इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस लॉन्च टू प्रमोट एक्सेस टू वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज एंड वल्नरेबल पर्सन। तो दो चीज़ याद रखना है, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी एंड ग्लोबल कोलिशन फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस। तो इस पे इन दोनों जो अलायंस है उस पर फोकस रहा है इस बार के समिट का। दूसरा जो प्रायोरिटीज एरिया था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। इट वेलकम द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टास्क फोर्स ऑन अ ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, यानी ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज पे जो टास्क फोर्स बना है उसका इन्होंने स्वागत किया है इस मीटिंग में, इस समिट में। साथ ही साथ इस्टेब्लिश टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू फॉस्टर प्राइवेट कैपिटल फ्लो फॉर क्लाइमेट एक्शन, यानी क्लाइमेट एक्शन के लिए जो प्राइवेट कैपिटल फ्लो हो रहा है, निजी पूंजी का जो प्रवाह हो रहा है, उसके प्रवाह में जो बाधाएं हैं, उस फ्लो में जो बाधाएं हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एड्रेस करना, जो भी स्ट्रक्चरल बैरियर है ना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करना, ये हमारा प्रायोरिटी एरिया रहा है इस बार के G20 समिट का। थर्ड जो प्रायोरिटी एरिया है वो रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, यानी वैश्विक जो गवर्नेंस है, वैश्विक जो प्रशासन है, उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशन, उनमें रिफॉर्म लाना, ये एक प्रायोरिटी रहा है। तो प्रायोरिटी आपको याद रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी है सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, सेकेंड प्रायोरिटी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड थर्ड प्रायोरिटी इज रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन, यानी जो भी वैश्विक जो भी राज्य व्यवस्था है, वैश्विक जो व्यवस्था है, उससे रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशन है उनमें रिफॉर्म लाना। प्लेस टू रिफॉर्म UN सिक्योरिटी काउंसिल, सबसे जो जरूरी रिफॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको पता है कि उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर दिया गया है। तो यहाँ पे रिफॉर्म करने की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कुछ जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, ब्राज़ील, इन्हें भी वीटो पावर देने की बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा है कि इन्हें भी वीटो पावर जानी चाहिए। और यही रिफॉर्म हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म आए। रियलिटीज एंड डिमांड ऑफ 21st सेंचुरी विच इज़ मोर इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल, endorsed G20 roadmap towards better, bigger and more effective multilateral development banks।
तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ रही है ना, कुछ ऐसे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक डेवलप करने का जो G20 के रोड मैप को इंडोर्स करे, है ना, ताकि तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो G20 क्या है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज़ है, यूरोपियन यूनियन है और लेटेस्ट जो सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुआ है वो अफ्रीकन यूनियन है, विथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। द G20 मेंबरशिप कंप्राइजेज अ मिक्स ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट एडवांस्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। अगर G20 को आप देखें तो इसमें एडवांस कंट्रीज़ भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी हैं। उन दोनों को साथ में लाने के लिए प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था। टुगेदर द G20 मेंबर्स रिप्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड GDP, यानी विश्व GDP का लगभग 20% जो है, विश्व GDP का लगभग 80% जो है वो रिप्रेजेंट होता है G20 मेंबर्स के द्वारा। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड का 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का 60% जो है वो G20 के मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। G20 कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यहाँ पर देखते हैं। तो 1997-1999 में एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, है ना। एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस मतलब होता है जहाँ पे कैपिटल का फ्लो रुक जाता है, स्टैग्नेशन आ जाता है, डिमांड कम हो जाते हैं, है ना। बैंकिंग जो बैंक्स हैं वो करप्ट होने लगते हैं, है ना। तो इस तरह का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसी क्राइसिस के दौरान G7 के एक मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम में एक G7 का एक मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज को इनवाइट किया गया, और द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स बिगैन मीटिंग इन 1999। 1999 में इन जो डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी जो गैदर हुए थे उस मीटिंग में, उसके फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो मीटिंग करने लगे 1999 में। और 2008 में फिर से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो पूरे वर्ल्ड में था, स्टैग्नेशन जो आया था वर्ल्ड में, रिसेशन, और उसके कारण एक ऐसी संस्था, एक ऐसा कंसेंसस की ज़रूरत पड़ी, है ना, जो कि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे बनी हो, बिल्ड हुई हो, और इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि G20 जो लीडर्स हैं वुड बिगिन मीटिंग वंस एनुअली, यानी हर साल G20 के लीडर्स की एक मीटिंग होगी। इसीलिए इसे इनफॉर्मल ग्रुप कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा इनका अपना चार्टर है ना, ना ही इनका अपना सेक्रेटेरिएट है। तो G20 जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप है। अब ये जो है हर साल एक जो G20 लीडर्स की समिट के लिए जो रिक्वायरमेंट हुई, उसमें ये कहा गया कि इस समिट को प्रिपेयर करने के लिए G20 फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग होगी वो सालों भर होगी, है ना। यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग सालों भर चलेगी, और लास्ट में लीडर समिट होगा जिसमें G20 के जो मेंबर्स हैं उसके लीडर्स शामिल होंगे और उसको कंक्लूड करेंगे। ओके, अब G20 वर्क कैसे करता है। द वर्क ऑफ G20 डिवाइडेड इनटू 2 ट्रैक्स। ये इंपॉर्टेंट है समझना। 2 ट्रैक होता है इसमें G20 के वर्क में। एक फाइनेंस ट्रैक होता है जिसमें जितने भी मीटिंग होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के मीटिंग होते हैं और देयर डिप्यूटीज मीटिंग सेवरल टाइम्स थ्रू आउट द ईयर। एक साल में कई बार मीटिंग करते हैं। एंड फोकस ऑन मॉनेटरी एंड फिस्कल इशू, यानी जो भी मौद्रिक और वित्तीय जो मुद्दे हैं उन पे इनका फोकस होता है। फाइनेंशियल जो रेगुलेशन है उन पे इनका फोकस होता है। और दूसरा जो ट्रैक होता है, ये फर्स्ट ट्रैक है फाइनेंस ट्रैक, और दूसरा ट्रैक होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक में होता है कि शेरपा ट्रैक का जो फोकस होता है वो बॉर्डर इशू से होता है, सच एज पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, एनर्जी। शेरपा ट्रैक focuses on border issue such as political engagement, anti-corruption, development, energy, etc. तो शेरपा जो ट्रैक होता है ना, उसमें हर कंट्री की तरफ से एक शेरपा होता है। जैसे इस इंडिया की तरफ से अमिताभ कांत जो है इंडिया के शेरपा हैं। हर बार
जो G20 कंट्री का जो मीटिंग होता है उसमें G20 कंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शेरपा के द्वारा रिप्रेजेंटेशन होता है। वो अपने कंट्री के लीडर्स यानी जो भी पीएम होंगे, है ना, हर कंट्री का या राष्ट्रपति होगा, उसके बिहाफ पर ये शेरपा इशूज को प्लान करते हैं, गाइड करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग जो है G20 का, उसको यहाँ पर एक बार समझते हैं। द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम दैट एंश्योर अ रीजनल बैलेंस ओवर टाइम। यानी G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होता रहता है और इस तरह से रोटेट होता है ताकि जो रीजनल जो बैलेंस है उसको बरकरार रखा जा सके। फॉर द सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंसी द 19 कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। 19 देशों को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ईच हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज। हर ग्रुप में 4 से अधिक कंट्री नहीं है। द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में ये प्रेसिडेंसी रोटेट होता है। एवरी ईयर द G20 सिलेक्ट्स अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट। हर साल जो G20 जो कंट्री को सिलेक्ट करता है वो दूसरे ग्रुप से, यानी अगर 2023 में किसी एक ग्रुप से कंट्री को सिलेक्ट किया गया है G20 प्रेसिडेंसी के लिए, तो अगले साल किसी अन्य देश को G20 समिट के लिए प्रेसिडेंसी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इंडिया जो है वो ग्रुप 2 में है, जिसमें रशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की है ना। इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ये ग्रुप 2 में इंडिया लाई करता है। द G20 डज नॉट हैव ए परमानेंट सेक्रेटेरिएट। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि G20 का अपना परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है या कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसलिए इसे इनफॉर्मल ग्रुप कहा जाता है। इंस्टीड द G20 प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर G20 एजेंडा इन कंसल्टेशन विथ अदर मेंबर्स एंड इन रिस्पॉन्स टू डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी G20 प्रेसिडेंट को होता है। तो इस साल के G20 का जो प्रेसिडेंट है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति है ना जो है इस साल के G20 के प्रेसिडेंट है, और उन्हीं पे ये सारी जिम्मेदारी है कि जो भी G20 का एजेंडा है उसको उसके दूसरे मेंबर्स के साथ कंसल्ट करें और उस पर रिस्पॉन्स डेवलप करें। तो दिस इज ऑल अबाउट G20 समिट 2024। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।